कि अर्नब गोस्वामी का भारतीय जनता पार्टी से एक नज़दीक का रिश्ता है। मोदी जी किसी को इंटरव्यू दे ना दें, इन्हें ज़रूर दे देते थे। ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि जब अर्नब गोस्वामी किसी और व्यक्ति या कंपनी या पार्टी के बारे में जब कभी भी कोई पार्टी या लोग अगर किसी लीगल झांसे में आ जाते थे तो उसके बारे में तो बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए वो तो उनको FIR हो तो बस साबित कर देते थे कि वो गुनहगार हैं। एक फिल्म का डायलॉग याद है कि अगर चीखने चिल्लाने से बैग बंध जाते, खाना बन जाता, तो दुनिया में सिर्फ हम लोग चीखते चिल्लाते रहते। वो महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के बारे में कह रहे हैं। मान के चलिए कि अगर विकास दुबे इस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कहता तो यही अर्नब गोस्वामी जो है ये शायद उसको अपने टेलीविज़न पे फांसी तक लगा देते। आज की तारीख में अगर उनके खिलाफ़ ये बात निकल के आई है, उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ेगा, कोर्ट फेस करना पड़ेगा। जस्टिस शैल प्रिवेल। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उन्हें चीखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उन्होंने गलत किया है तो भैया चिल्लाते रहो। एक काम करो, दिल्ली आ जाओ, कुतुब मीनार पे खड़ा कर देते हैं तुमको अर्नब, वहाँ से चिल्लाओ भोंपू ले करके, शायद मुगलों को सुनाई दे जाए। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने के लिए जुड़े हैं वो है TRP का चोर अर्नब गोस्वामी का आए दिन 14 साल का घमंड तोड़ने की बात कहने वाले आर पब्लिक के मालिक के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं निशांत वर्मा। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, ये TRP चोर अर्नब गोस्वामी जिस तरह से सुशांत सिंह की मौत पर मजाक बनाते हुए TRP गेन करते हुए नज़र आए, अब मुंबई पुलिस ने नया खुलासा कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, दो पहलू हैं TRP के। पहली बात तो इस पूरी बात के दो पहलू बनते हैं। जब से रिपब्लिक भारत और उससे पहले रिपब्लिक TV बना, लगभग तब से ही मैं उस चैनल पे जाता रहा हूँ। पिछले कुछ महीने से मैंने जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि स्तर बहुत गिर चुका है। लेकिन एक ख़ास बात यह है समझने की कि TRP जो है वो होता क्या है। जो टारगेट रेटिंग पॉइंट्स होते हैं वो गिने जाते हैं, जिसके आधार पे एक रेटिंग बनती है और अंततः उसी के आधार पे एडवर्टाइजमेंट की कीमत तय होती है। जिसकी रेटिंग ज़्यादा उसकी कम। ये BARC चलाता है। BARC मतलब ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। वो ये चीज़ को मॉनिटर करता है। समझने वाली बात दोस्तों ये है कि BARC ऐसा नहीं है कि आपके घर में घुस के गिनती करता है। पूरे देश में 137 करोड़ लोगों के देश में आज की तारीख में BARC के सिर्फ और सिर्फ 44,000 उनके पॉइंटर्स हैं, जिसको पैनल होम कहते हैं। आपको पता भी नहीं होगा और आपके घर में चलती टीवी को वो लोग मॉनिटर करते हैं। यहाँ तक कि आपकी आवाज़ जो आप बातें करते हैं वो सब उसमें से जाता है, अगर आपकी टीवी में माइक है तो। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि BARC का एक सिस्टम होता है पूरे देश में 44,000। तो मान के चलिए बम्बई में तकरीबन 2,000 ऐसे यूनिट्स लगे हुए हैं। यूनिट लगे हैं, कोई स्पेशली आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो मॉनिटर करते हैं। अब ये बात अगर किसी TV चैनल को पता चल जाए कि फलाने के घर में, यानी आपके घर में अगर वो यूनिट है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए वो TRP के लिए खेल खेलने की कोशिश कर सकता है। अर्नब गोस्वामी जब से टाइम्स नाउ उन्होंने छोड़ा और रिपब्लिक बनाया टेलीविज़न चैनल, तो वो सारा खेल था बिज़नेस का, क्योंकि उन्हें निकाला गया था टाइम्स नाउ से और फाइनली रिपब्लिक उन्होंने बनाया बिज़नेस के लिए। अब एक बहुत सब जानकारी वाली बात सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी का भारतीय जनता पार्टी से एक नज़दीक का रिश्ता है। मोदी जी किसी को इंटरव्यू दे ना दें, इन्हें ज़रूर दे देते थे। तो इन्होंने शायद BARC हो या अन्यथा जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ मिल करके पैसे की लेन देन करके इस तरीके से पैनल होम पता किए होंगे। अब इस देश में तो पता करना बहुत आसान है चीज़ों का। बैंक की डिटेल मिल जाती है, आधार की डिटेल मिल जाती है, तो BARC का डेटा तो और डिटेल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी टीम के माध्यम से इन पैनल होम्स को पता किया होगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जो सुनने में आया है कि 400-500 रुपये दे करके उस एक पैनल होम, यानी आप जैसे कोई एक व्यूअर जो उस झांसे में आ गए,
वो अगर 500 रुपया ले करके अगर बार बार चैनल को प्ले करता है और यदि किसी तरीके से उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्ले करता है यानी देखता है लाइव, तो टीआरपी बढ़ती है। याद रहे कि टारगेट रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी जो है, जब आप किसी चैनल को ऑन करते हैं और 2 साल का बच्चा भी अगर उसको देख रहा है और सिर्फ कुछ मिनट के लिए भी अगर उसने देखा हो, तो वो गिनती में चला जाता है अगर वो पैनल होम से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी जो कि एक बहुत शातिर बिजनेसमैन है, तभी तो वो इतना बड़ा खड़ा कर पाया रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत हिंदी, तो उसने ये चीज़ का शायद कहूँगा क्योंकि साबित अभी नहीं हुआ है, तो शायद उसने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया हो और इसीलिए हमने कुछ पिछले 6 महीने में देखा कि कैसे उसकी रेटिंग दोनों चैनल्स की, इंग्लिश और हिंदी की, बहुत आसमान गगनचुंबी छूती हुई हो गई थी। सर लेकिन इसी के साथ अब जवाब भी आया है अर्नब गोस्वामी का। उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो पैदल चल के पुलिस स्टेशन जाएंगे और वो कह रहे हैं कि हमने वो खुलासे नहीं, कुछ खुलासे किए, कुछ खुलासे नहीं किए, ये उसी का बदला महाराष्ट्र सरकार ले रही है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, ये तो बड़ी विडंबना की बात है कि जब अर्नब गोस्वामी किसी और व्यक्ति या कंपनी या पार्टी के बारे में, जब कभी भी कोई पार्टी या लोग अगर किसी लीगल झांसे में आ जाते थे, तो उसके बारे में तो बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए वो तो उनको एफआईआर हो तो बस साबित कर देते थे कि वो गुनहगार हैं। अब इनके खिलाफ अगर कंप्लेंट हुई है तो इनके चीखने चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद है कि अगर चीखने चिल्लाने से बैग बंध जाते, खाना बन जाता, तो दुनिया में सिर्फ हम लोग चीखते चिल्लाते रहते। तो अर्नब गोस्वामी की तो खैर आदत है और मैं बहुत बेहतर जानता हूँ, मैंने कई साल उनके साथ डिबेट किए हैं, जैसे आप बगल में बैठे हो ऐसे ही बगल में बैठ के कई साल डिबेट किए हैं। मुझे पता है चीखना चिल्लाना उनकी आदत है या उनके तरीके में है, जो डिबेट का तरीका है। लेकिन जिस तरीके से वो महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस के बारे में कह रहे हैं, मान के चलिए अगर क्या नाम उसका, विकास दुबे, मान के चलिए कि अगर विकास दुबे इस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में कहता, तो यही अर्नब गोस्वामी जो है ये शायद उसको अपने टेलीविज़न पे फांसी तक लगा देते, क्योंकि वो उनका मानना इस तरीके से था। तो आज अगर कोई, मैं तो नहीं कह रहा अर्नब गोस्वामी गुनहगार है, लेकिन आज की तारीख में अगर उनके खिलाफ ये बात निकल के आई है, उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ेगा, कोर्ट फेस करना पड़ेगा, जस्टिस शैल प्रिवेल। अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो उन्हें चीखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर उन्होंने गलत किया है तो भैया चिल्लाते रहो। एक काम करो, दिल्ली आ जाओ, कुतुब मीनार पे खड़ा कर देते हैं तुमको अर्नब, वहाँ से चिल्लाओ भोंपू ले करके, शायद मुगलों को सुनाई दे जाए। सर लेकिन इस टीआरपी गेम में जो सबसे ज़्यादा गलत हुआ वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को मीडिया ट्रायल्स के ज़रिए पूरी तरह से वर्डिक्ट सुना दिया गया। रिया जेल के पीछे चली गई, अभी उन्हें जब रिहाई मिली है तो हर कोई शांत है, लेकिन उसके बाद हाथरस की बेटी को लेकर ये लोग सिर्फ यही कहने पर अड़ गए कि उनके साथ रेप हुआ ही नहीं था। ये जो भयावह स्थिति इन लोगों ने पैदा की है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। बहुत छोटे परिप्रेक्ष्य में कर दिया गया सवाल के हाथरस की बेटी और रिया चक्रवर्ती। देखिए, भारत का जो मीडिया है पिछले कुछ सालों से जो टीआरपी गेनिंग करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हम सब जानते हैं, बता चुका हूँ मैं। अब आपको अर्नब गोस्वामी का चैनल हो या कई अन्य चैनल जो हैं, वो पैसा कमाने की होड़ में ना सिर्फ बलात्कार और रिया जैसे मामलों को उछालते हैं और रिकॉर्ड बना के घिसते हैं। आप याद करिए, पाकिस्तान को लेकर के इस देश में मीडिया चैनलों ने कितनी बार पाकिस्तान को रोज़ शाम को हराया है। भारत की सेना ने तो 1971 में हराया था, लेकिन भारत की सेना के माने जाने वाले मोदी सेना के प्रमुख मोदी जी, क्योंकि यही बात कही जाती है, तो मोदी जी के नाम पे जो उछलने वाले जो चैनल हैं, जो टीआरपी बटोर रहे हैं, वो तो रोज़ शाम को पाकिस्तान हरा करके लाहौर में झंडा गाड़ते थे, जबकि सब झूठ था। उसी तरीके से अभी हाल में चीन के बारे में आपने देखा, सब कुछ झूठ फैलाते हैं। इस तरीके से लोगों को बहला करके, झूठी बातें फैला करके, वो सिर्फ चाहते हैं कि लोग उनका चैनल देखें, और इसमें होड़ ये लगी है कि मैं तुमसे बड़ा झूठा कैसे। तो अगर आप नोएडा के सेक्टर 18 में जाएंगे, तो नोएडा के सेक्टर 18 के बगल में 16A है, वहाँ पे फिल्म सिटी है। उस फिल्म सिटी के अंदर लगभग सारे के सारे चैनल्स हैं, कुछ एक को छोड़ के राष्ट्रीय चैनल। वहाँ पे एक होड़ लगी हुई है कि मैं
तुमसे बड़ा झूठा और मैं तुमसे बड़ा मोदी का चाटुकार। इस चलते हुए सारा का सारा झूठ मैंने पाकिस्तान गिनाया, चीन गिनाया। आप बताइए कोरोना को लेकर के कितना झूठ फैलाया गया। आप बताइए तबलीगी जमात पे सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ा कि मीडिया ने झूठ फैलाया। आप जानते हैं कि महिला सुरक्षा पे झूठ बोलते हैं। आप जानते हैं कि जिस देश के अंदर खुद पत्रकारों आए दिन सुनते हैं पत्रकार फलाने जगह मार दिया गया, फलानी जगह उसका फलाना कर दिया गया, और कुछ नहीं तो यूएपीए लगा करके कोई कवर करने जा रहा हाथरस तो उसको जेल में डालने की बात होती। उसके बारे में खुद मीडिया परेशान नहीं है। मीडिया परेशान सिर्फ, मीडिया मतलब अधिकांश मीडिया, उसकी परेशानी सिर्फ एक है कि हम मोदी जी की चाटुकारिता कितनी ज़्यादा जोर शोर से कर सकें। अधिकांश मीडिया की बात हो रही ताकि टीआरपी मिले, क्योंकि टीआरपी में एक चीज़ दोस्तों आप और समझ लीजिए, मैं अगर आपको पसंद नहीं करता तो भी मैं आपको देख रहा हूँ, और यदि मैं आपको पसंद करता हूँ तो भी मैं आपको देख रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अवेलेबिलिटी ही इतने चैनल्स की है, वही 4 5 6 चैनल्स, इन्हीं के बीच में आपने घूमना है और झूलना है। माँ बाप ने हमारी आदत डाली हुई है समाचार पत्र पढ़ो सुबह, उन्होंने आदत डाली हुई है कि समाचार देखो टीवी पे तो वो आदत तो मरते मरते ही जाएगी। तो अब जो देखने को मिल रहा है वो है गंदगी, और उस गंदगी के चलते आपका या तो ब्रेन वॉश हो जाता है या आप टेलीविज़न बंद कर देते हैं। भैया आपके टेलीविज़न बंद करने से उनकी टीआरपी नहीं रुक रही, उनकी टीआरपी देने वाले लोग देख रहे हैं, और अब तो ये फ्रॉड शुरू हो गया। सर एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि एनसीबी ने आज तक पर आज तक पर जी न्यूज़ पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है और कहा है कि आप लोगों ने सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से पूरा का पूरा प्रकरण चलाया उस पर न सिर्फ आप माफ़ी मांगे, उसे प्रसारण भी करें और उसके लिए आपको 1 लाख का जुर्माना भी देना होगा। तो कैसे देखते हैं सर आप इस फैसले को? नहीं, एनबीएसए का जो 1 लाख रुपए का जुर्माना है और माफ़ी मांगने की बात जो कही गई है वो सही है, और मेरे ख्याल से ये इसीलिए है क्योंकि अगर कोई मीडिया चैनल गलत दिखाता है तो उस पर एनबीएसए की हद वहीं तक है कि भाई वो किसी तरीके से उसको पिनलाइज करे, उस पर पेनल्टी लगाए और उसको कहे कि तुम माफ़ी मांगो। लेकिन यहाँ पे ज़रा बड़े लेवल पे सोचना ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आह्वान करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जगह, सर आप लोग बहुत, मैडम आप लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इस देश को संभालते हैं, सरकार तक को आप लोगों की वजह से सीधा चलना पड़ता है। इस देश के अंदर टीवी मीडिया को रेगुलराइज करने के लिए कोई कानून ढंग के नहीं है। हर जगह देखा जाता है कि किसी तरीके से मुर्गा लड़ाई, झूठ फैला के इत्यादि देश को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। अगर आज की तारीख में मैं इस समय आपके चैनल पे, पल पल न्यूज़ पे अगर कोई झूठ बोलता हूँ, कल आपके पास एक नोटिस आ जाएगा और शायद आपका ये चैनल बंद कर दिया जाएगा और मुझे हिरासत में लिया जाएगा। बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रकाश जावड़ेकर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जिनके तहत ये सब आता है, इतनी सारी गंदगी फैलने के बाद भी वो किस खुशी में अपनी कुर्सी पे बने हैं। या तो उन्होंने पिछले 5-6 सालों में, जब तक जितने भी समय से वो मिनिस्टर हैं, उनके पहले के जो मिनिस्टर्स रहे, या तो उन्होंने इस चीज़ को रेगुलराइज इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके फ़ायदे का है। तो ये तो देश विरोधी बात हुई। मंत्रालय में रह करके आप देश विरोधी काम करेंगे, कैसे चलेगा? मान के चलिए कि टीवी चैनल तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार में रह करके जहां आप पाकिस्तान से चीन तक को रोज़ मारने की कोशिश करते हैं और वो रोज़ शाम को मार भी देते हैं, कम से कम घर को तो ठीक करिए मोदी जी। आप इतना बड़ा फेलियर तो नहीं हो सकते थे। सर इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक लगातार सवाल जब उठाया गया वो ये था कि इस नफ़रतों पर रोक लगानी चाहिए टीवी चैनल्स की, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार सिर्फ एक ही बात रट्टू तोते की तरह रटी गई कि लगाम सोशल मीडिया पर लगनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये सरकार जिसने सोशल मीडिया को यहाँ तक पहुँचाया, अब वो उसी से, जब उसके खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं तो वो उससे डर गई है, इसीलिए हम जैसे तमाम लोगों के सर पर अब तलवार लटकने लगी है क्योंकि हम उन्हीं से सवाल पूछते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सोशल मीडिया पे लगाम इसलिए लगाना ज़रूरी हो रहा है इनके लिए क्योंकि सोशल मीडिया वो घोड़ा है जिसके कोई लगाम नहीं है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न का मीडिया हो, अधिकांश तौर पे देखा गया है कि अधिकतर ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया है, इस पे तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की लगाम लगी हुई है। तो जिस पे लगाम लगी है उसको तो फर्दर घोड़े की नाल या लगाम खींचने के हाथ तो उनके पास हैं ही। लेकिन यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इस पे लगाम लाने की बात होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार जो है उसमें इस समय बैठे जो लोग हैं,
चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उनके नीचे के मिनिस्टर्स हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या संघीय आइडियोलॉजी हो। ये लोग तो वैसे भी नफ़रत पसंद लोग हैं। तो नफ़रत पसंद लोग जब उनका काम एक मीडिया करके, जो कि जिसकी लगाम उनके हाथों में है, अगर वो करके दे रहा है तो उनसे ये अपेक्षा करना कि इसमें सुधार लाएंगे, ये तो हमारी भूल है। इसीलिए तो कहा जाता है, जिन जिन लोगों ने दबाया कमल का फूल, अब मानते हैं ये उनकी है भूल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ मौजूद थे निशांत वर्मा, जिन्होंने उन बारीक पॉइंट्स को आपके सामने रखा जो कि टीआरपी का झोल करके अर्नब गोस्वामी जैसे तमाम लोग अपनी टीआरपी में 14 साल के घमंड तोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन जब बात नियमों की आती है और वही मीडिया ट्रायल की बात आती है तो गला फाड़ते हुए सरकार को निशाना बनाते हैं। ये सरकार वो नहीं जिसकी ये चाटुकारिता करते हैं, ये सरकार वो है जिनसे ये सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया।